हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर में बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बट देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ा है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या होती है, राइट। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज वी आर गोइंग टू स्टडी बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन अब आप समझो कि बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बोर का मॉडल डायरेक्टली हम लोग पढ़ लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपको एक टर्म बोलता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी इज समथिंग रिलेटेड टू एटम। अब आप बोलोगे चलो एटम तो समझ में आता है, भी फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई और फ्रीक्वेंसी एटम से कैसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं आप लोग को बोलता हूं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिलीज्ड बाय एन एटम। एम्पलीट्यूड कैसे एसोसिएटेड होता है, आयाम बोलते हैं उसको हिंदी में। लेकिन अब एक बात बताइए आप लोग, जब ऐसी अजीब अजीब सी चीजें आएंगी तो अपन लोगों को पहले वो सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम लोगों को बोर का मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो सिर्फ रटने वाली बात ही होगी और रटने से कोई फायदा होता नहीं है। तो देखिए, ये बोले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत, जो भी हम नई नई चीजें पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखो बोर के टाइम तक काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपना डिस्कशन जो है, जिन्होंने अपनी थ्योरी, अपनी रिसर्च जो है वो चालू कर ली थी। तो जब अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरी जब चालू हो गई थी तो उनके जो भी रिजल्ट्स थे उन सबको जोड़ के बोर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। मतलब बोर का मॉडल पुराने सारे मॉडल्स को कवर करते हुए अपना एक मॉडल उसने बनाया था। तो पुराने मतलब जितने लोगों ने पहले देख लिया था वो सब अपन लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो निकल के आई थी वो ये है भाई, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड Bohr's atomic model, we need to study फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें ये फॉलोइंग एलिमेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है डुअल नेचर ऑफ एलिमेंट। ये क्या चीज है, डुअल नेचर ऑफ एलिमेंट। तो देखो, इस समय तक काफी सारे साइंटिस्ट ये एक नई चीज खोज चुके थे। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट, ये एक चौक है। इस चौक के बारे में बात करोगे तो तुम बोलोगे इसका मास होता है, इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये एक सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, तुम इसके बारे में बात करोगे, राइट। लेकिन अगर मैं जैसे ही बोलूं कि लेट्स टॉक अबाउट द, हम प्रकाश की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब इनमें आप सोचिए, क्या प्रकाश की कोई, जैसे मान लो अभी लाइट जल रही है, मैं यहाँ पे पिछले 5 घंटे से बैठा हूं, मेरा वेट है x किलोग्राम, प्रकाश की किरणें तो मेरे ऊपर भी आपतित हो रही है, प्रकाश की किरणें तो मेरे ऊपर भी इंसिडेंट हो रही है, उनका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर कुछ ना कुछ मास होगा तो मान लेते हैं 2 घंटे के बाद वो y मास जो है वो प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर आ चुकी होंगी। तो टोटल मास मेरे बॉडी का क्या हो जाना चाहिए, अब टोटल मास जो है वो x प्लस वाई किलोग्राम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। मतलब हम लाइट के नीचे चाहे 24 घंटे बैठे रहें, चाहे कितना ही समय हम उस प्रकाश के नीचे बैठे रहें, हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा जो है वो मास बढ़ गया है, या अगर अपन अंधेरे में चले जाएं तो हमारा मास वहां पर कम हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। तो फिर इसका मतलब हुआ कि कुछ सॉलिड लिक्विड फेज या गैशियस फेज के अलावा भी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, जिनका कोई वेट नहीं होता है, जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डुअल नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के 2 नेचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अब अपन देखते हैं। यहां पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नेचर तो होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। तो मास, अब देखो, आप पार्टिकल की अगर आप बात करोगे तो आप लोग बोल सकते हो जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब मास होता है तो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टुकड़ा है, मैं इसको फेंक सकता हूं इधर से उधर, ये यहां से वहां मूव करना चाहिए, यस और नो। तो अब आप जरा सोचो, जब मैं इसको इधर से उधर फेंकूंगा तो डेफिनेटली इट विल कैरी सम वेलोसिटी, इसकी कोई ना कोई तो वेग होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे सब्सटेंस
ऐसा नेचर जिसे आप पार्टिकल नेचर बोल रहे हो, तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए कि पार्टिकल का मास भी होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, साथ साथ उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी उसके साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। यहां देखिए पार्टिकल नेचर पढ़ने के लिए हम दो चीजें पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका पिंड विकिरण बोलते हैं इसको, अपन जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट इधर अपन लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चीज तो पार्टिकल नेचर के बारे में तो हम थोड़ा बहुत फिर भी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर अपन को बोला जाए कि दूसरा नेचर क्या निकल के आया, तो दूसरा नेचर निकल के आया वेव नेचर। तरंग प्रकृति होती है, एक होती है कण प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। देखिए तरंग प्रकृति की बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर अपने पास में होनी चाहिए वेव थ्योरी, राइट। ये नया पार्ट है, ये चीज नहीं है, ये चीज अपन को सीखनी पड़ेगी, ये चीज अपन को यहां पर सीखनी पड़ेगी। अब देखो एक बार ये क्या है, कैसे इसको समझेंगे, बहुत बहुत आसान सी बात है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किसने दिया था अपन को? प्लांक वाज द साइंटिस्ट जिसने अपन को ये बताया था, ठीक है। ये किसने बताया था? जे मैक्सवेल ने अपन को वेव थ्योरी के बारे में बताया था। देखो अब एक बार यहां तक की तो सारी बात समझ में आ गई, अपन को थ्योरी है, लेकिन क्या चीज नया है ना, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जो अपन लोगों को सीखना चाहिए, तो वो है स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्पेक्ट्रम। अब एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का स्पेक्ट्रम हो सकता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एमिजन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, राइट। अपन इन सब के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर में आप लोग अगर अपनी बुक में देखेंगे तो एक टॉपिक दे रखा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो अपन लोग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी बात कर लेंगे। और देखो इन सब से काफी क्वेश्चंस बनते हैं इन सब टॉपिक से, राइट। तो अपन इनसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अपन अब इन थ्योरी को एक एक करके पढ़ते भी जाते हैं। सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे अभी ये वेव थ्योरी, जिसमें मैक्सवेल ने अपन को जो भी डिस्कशन करके बताया है वो अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन लोग आएंगे फिर पार्टिकल नेचर पे। पार्टिकल नेचर कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग उस स्पेक्ट्रम की तरफ मूव ऑन करेंगे। और जब इतनी चीजें आ जाएंगी देन यू विल फाइंड दैट, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि जो बोर के मॉडल का स्टेटमेंट बोला जा रहा है आपको वो स्टेटमेंट समझ में आएगा। नहीं तो अगर मैं अभी बोलता हूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो आप पहले तो यही कंफ्यूज हो जाओगे एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, या फिर ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ। तो अपन जबरदस्ती चीजों को रटना नहीं है। ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग अभी यहां पर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने तो सारी चीजें कवर कर ली, तो बोर ने कवर कर ली तो रदरफोर्ड से लेकर के बोर के बीच में जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया वो सब भी उसमें कवर हुआ है बोर के मॉडल में। तो उन सब के बारे में अपन लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए अपन लोग ये चीज पहले पढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेव थ्योरी। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो जी, वेव थ्योरी की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया? तो जे मैक्सवेल ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने रिलेशनशिप सेट किया। किस किस के बीच में रिलेशन बनाया? रिलेशनशिप बिटवीन charged particles and their electric and magnetic behavior।
ये इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी कि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी पार्टिकल, जिसको अपन बोलते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मतलब उसके पास चार्ज होना नहीं, वो खुद भी एक चार्ज हो सकता है। जैसे किसी के पास केवल नेगेटिव नेगेटिव आयन्स ही हो, नेगेटिव चार्ज ही हो, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज ही हो, किसी के पास पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, बट इट शुड नॉट बी बैलेंस्ड, राइट। कुछ अगर इस तरीके का सब्सटेंस है तो हमारे को इसके लिए इसने क्या बोल दिया कि वो कैसे पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है उसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें रिलेशनशिप बनाया था कि चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा, चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा। ये रिलेशनशिप मैक्सवेल ने बनाया था। मैक्सवेल ने एक और चीज बोली, एक नई चीज के बारे में मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था, विकिरण के बारे में, रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले अपन को किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। रेडिएशंस होते क्या है, रेडिएशन एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही, ऊर्जा का ही एक प्रकार है। लेकिन आप देखो ये ऊर्जा का प्रकार कैसा है, जो उत्सर्जित होता हो या फिर ट्रांसमिशन होता हो, ऐसी एनर्जी जो उत्सर्जित होती हो। अब उत्सर्जित होती हो कहां से कहां, इट्स ट्रांसमिशन थ्रू स्पेस एक चार्ज पार्टिकल से या एटम से स्पेस में जो एनर्जी निकलती है उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, उसे अपन लोग रेडिएशंस बोल देते हैं, राइट। एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया है, ये थ्रू स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ, रेडिएशंस जो होते हैं उनको बाहर जाने के लिए, उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको उत्सर्जित होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो देखिए, कंडीशन है जैसे मान लो अगर मैं अपनी बात करूं, आप सुबह से लेकर के शाम तक सोते रहो, कोई काम मत करो, सिर्फ सोते रहो आप, ठीक है, तो भी आपकी जो बॉडी है, जैसे आप सुबह, आप मान लो कि सुबह आपने 6 बजे कुछ नाश्ता किया, खाना खाया, जो भी आपने किया, से लेकर के रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक आप सो रहे हो। आपको सोते सोते आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, आप बाहर जाके कोई सामान नहीं लाए, लेकिन फिर भी आप शाम को 6 बजे महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल क्या हो गया, कम हो गया है। तो आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ गई? आपका पहला जवाब होगा, सर बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हैं, हमारे को आंखें खोलनी है, हमारे को हाथ पैरों का मूवमेंट करना है, ठीक है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग करनी है, बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो भी अपना काम करेंगे, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? शरीर में जो एनर्जी होगी वही एनर्जी तो आएगी ना। तो अब आप देखो जरा, अगर वही एनर्जी आएगी तो आप लोगों ने बोल दिया सर एनर्जी वहां पे लॉस हो गई, इसलिए हमको शाम को भूख लगने लग गई। लेकिन ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये भी तो है, आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है, आपकी बॉडी से हीट बाहर निकलती है, राइट। अब जब आपकी बॉडी से हीट बाहर निकलती है तो उसी हीट को अपन लोग क्या बोलते हैं यहां पर? रेडिएशंस। ह्यूमन बॉडी से भी हीट बाहर निकलती है, हर चीज से हीट बाहर निकलती है, आइदर इट इज नॉन लिविंग और इट इज लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हो, हर चीज से हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। हीट चाहे कम निकले चाहे बाहर निकले, निकलती जरूर है, उसी को अपन रेडिएशंस बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां से बाहर निकलेगी, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको मेरी इस बात पे थोड़ा कम भरोसा हो रहा है तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक रूम, आपने बहुत बड़ा रूम बनाया और उसके अंदर में फर्स्ट क्लास एसी लगा रखा है आप लोगों ने, ऐसा एसी जो इस रूम को एकदम चिल करके रखता है। अब उस रूम में आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 लोग इकट्ठे हो जाइए, जैसा जनरली किसी मैरिज के टाइम पे ऐसा होता है कि किसी बैंक्वेट हॉल में जहां पर 50-100 लोग होते हैं। तो बताइए आप मुझे, 50-100 लोगों को अंदर ही रखना है, उनको बार बार बाहर नहीं जाने देना, लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि अब एसी का जो कूलिंग है वो उतना नहीं है। क्या एसी ज्यादा लोगों के देख के डर जाता है क्या कि एसी काम नहीं करेगा? नहीं, एसी तो अपना काम कर ही रहा है,
तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ कहीं नहीं हुई है, एसी ने अपना काम किया, लेकिन पहले रूम में 10-5 लोग ही थे, अब रूम में बढ़ के 50-100 लोग हो गए, तो 50-100 लोगों से निकलने वाले रेडिएशंस की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और उसे एसी के ठंडी हवा से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप और हम ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जब अपन ऐसे जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है कि यार गर्मी लग रही है, एसी तो काम ही नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता? तो दैट मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी से भी हीट रिलीज होती है, रेडिएशंस रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखना कि अपने को यहां पर मैंने लिखा कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बट मैं अगर अपने ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो डेफिनेटली दे रिक्वायर मीडियम। हीट निकल के कहां गई? एनवायरमेंट में गई, इस एटमॉस्फेयर में गई। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, तभी तो एसी की कूलिंग का इफेक्ट कम हो गया, राइट। तो ऐसे कौन से रेडिएशंस होते हैं, ऐसे कौन से रेडिएशंस होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है? तो उन्हें अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सारे रेडिएशंस के लिए ये लाइन सही नहीं है, ठीक है। ऐसे रेडिएशंस जो, देखो अगला टर्म है हमारे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो अपनी बात हो रही है इन रेडिएशंस के बारे में। क्या होते हैं ईएमआर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, अपन लोग फिर आगे इसको ईएमआर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब होता है इसका? देखो हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जैसे लाइट की तो डिस्कशन था शुरू में, जब अभी टॉपिक शुरू किया था तो लाइट के बारे में तो बात कर रहे थे। तो देखो यहां पर क्या अपन लोगों को बोला जा रहा है, ये देखो, लाइट एंड other forms of energy that travel in the form of wave is known as EMR, राइट। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं ताकि ये डेफिनेशन रिलेट की जा सके। आप लोग कभी किसी रीजन से हॉस्पिटल गए और आपको पता चला कि डॉक्टर ने कहा आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। अब आप एक्सरे मशीन में जाते हो, कभी आप लोगों ने सबने देखा होगा, है ना। तो एक्सरे मशीन में कैसे होता है, एक्सरे मशीन में आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाइए। कहीं दूर पे वो डॉक्टर जो होगा, रेडियोलॉजिस्ट जो होगा, वो आप लोगों को क्या बोलेगा, आप ऐसे खड़े हो, ऐसे रहो, ठीक है, अब सांस रोक के रखो, अब ये करो वो करो, ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। और 2 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद आपको बोल देगा ठीक है आप जाइए। एक्सरे करने के लिए कुछ ना कुछ उसने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर जगह से उसने रेडिएशंस फेंके, एक पर्टिकुलर जगह से उसने रेडिएशंस ऐसा थ्रो किए। तो रेडिएशंस कैसे हैं, रेडिएशंस किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, रेडिएशंस वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। अब पहले तो ये जाने की वेव क्या होती है ना। तो देखो वेव का मतलब, एक बड़ा ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। वेव मतलब होता है, जैसे देखो एक पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे ट्रेवल करता है। पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर सकता है, ऐसा रोल करके ट्रेवल कर सकता है। वेव भी तो ट्रेवल करती है, इसने लिखा तो यही है ना कि देखो लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट मतलब प्रकाश जिसका कोई द्रव्यमान, जिसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है, ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि ट्रेवल करती है। अब ट्रेवल किस फॉर्म में कर सकती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव भी तो कैसे ना कैसे ट्रेवल करती होगी। तो देखो हम लोग जनरली अपने डिस्कशन के लिए केवल एक ही टाइप का वेव डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। कुछ इस तरह से वेव ट्रेवल करती है, यहां से इसका ओरिजिन था, ये पॉइंट है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां से ये आगे 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 बढ़ती जा रही है और चलती जा रही है। अब आप ही बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस फॉर्म में कोई लाइट पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो इन पार्टिकल्स को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। ये तो हो गया अपन को एक बेसिक की वेव थ्योरी होती क्या है, वेव्स का मतलब क्या होता है। वेव्स किन से निकलती हैं, वेव्स केवल और केवल लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से निकलती है। कई लोगों के दिमाग में एक चीज होगी, सर साउंड वेव्स भी तो होती हैं। देखो बेटा साउंड वेव्स होती हैं, बट साउंड वेव से रेडिएशन नहीं निकलते। साउंड वेव्स जो होती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन,
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से डेवलप होती है। अपन लोग ऐसे ही तो पढ़ के आते हैं कि यही पढ़ा है अपन लोगों ने साउंड वेव्स के बारे में। तो साउंड वेव्स जो हैं उनसे रेडिएशंस नहीं आते हैं, तो उनको अपन साउंड वेव्स को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कवर नहीं कर सकते। प्लीज इस बात को आप लोग समझो, राइट बहुत सारे टाइप की वेव्स होती हैं। अपन का जो डिस्कशन है, जो जे मैक्सवेल ने अपन को करके बताया था, वो केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अपन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। रेडिएशन क्या होते हैं? रेडिएशन से जुड़ी हुई एनर्जी को, भाई अपन बोल रहे हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये रिलीज होती है, ये एमिट होती है। तो ऐसी एनर्जी जो रेडिएशन से रिलीज होती है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। उसको क्या बोलते हैं? विकिरण ऊर्जा बोलते हैं उसको। आ रहा है बात समझ में? चलिए यहां तक की बात कंप्लीट। रेडिएशंस क्या होते हैं, रेडिएशंस एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेव, वेव के बारे में अभी ये क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब अपन इस वेव थ्योरी जो अपन को मैक्सवेल ने दी है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, अब मैं जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ EMR की ही बात करूंगा और किसी भी टाइप के रेडिएशन की बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है? यहां तक की बात अपन को समझ में आ गई? सॉरी, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑफ वेव थ्योरी देखो कैसे। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या है? पहला तो जो वेव है वही वेव बोल दो या रेडिएशंस बोल दो, ठीक है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड, और अगला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। हर EMR के साथ में, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में 3 चीजें जुड़ी हुई होती है। एक तो वो खुद, मतलब एक तो वेव, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये दोनों भी उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? ऑल 3 आर, ये 3 चीज है ना, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। अब देखो कैसे होने चाहिए, वो एक बार अब अपन देख लेते हैं कि कैसे होने चाहिए। देखो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। अब बात समझो, मान लो कि ये वेव कहां पर है? वेव यहां पर है, ठीक है। इसको पीछे से भी शुरू कर सकते हो आप लोग, जस्ट फॉर डिस्कशन, राइट। अब आप देखिए, वेव तो अपन को एक्स एक्सिस पे मिल गया, वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा? वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, एसी करंट लेते हैं तो एसी करंट में साइनोसोडल वेव बनती है, साइन कर्व बनता है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, तो साइन का कर्व जो होता है उसको साइनोसोडल कर्व बोलते हैं, साइन वक्र बोलते हैं। इसको ऐसा याद रखो, है ना, ये साइन वक्र है। अब आप सब जानते हो कि जहां पर या जिस दिशा से विद्युत प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके लंबवत दिशा में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? तो देखो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं, देखो। तो देखो, वेव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए ना। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे ही उसको। अभी तक आप लोग को शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस हमको बोलना ही उसको है जिसमें तीन कंपोनेंट हो और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। पहला खुद वेव, दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये पॉइंट अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन को पता होना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ईएमआर को कोई मीडियम नहीं चाहिए। किसके लिए? ट्रैवल करने के लिए, है ना, संचरण करने के लिए। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है संचरण, ट्रैवल करना। कि वेव को अगर चलना है तो उसके लिए उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो खुद से वो एनर्जी क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ईएमआर मतलब रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं एक तरह से, राइट। ये चीज अपन को क्लियर हो गया कि ईएमआर को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, प्रोपेगेट होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर मान लो मैंने कहा जी मेरे पास वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब निर्वात। अगर वैक्यूम की मैं आपसे बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, निर्वात का मतलब क्या होता है बच्चों? आप खुद ही सोचो एक बार, आप खुद से पहले सोच लो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना। निर्वात का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की अनुपस्थिति। जब कोई चीज, कोई पार्टिकल, कोई सब्सटेंस है ही नहीं तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कि किसी दूर से लेकर के अगर मेरे बीच में एयर भी ना हो तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? इसको इस तरह से सोच लो, जब आप ट्रैफिक में बाइक या एक्टिवा या कार चलाते हो तो आप लोगों को ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे टाइम पे बाइक, एक्टिवा या ट्रांसपोर्ट यूज करते हो जब ट्रैफिक ना के बराबर होता है, ट्रैफिक होता ही नहीं है, तो आपको कभी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब the velocity of EMR is highest। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब मिलेगी? वैक्यूम में। और ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की वेलोसिटी कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट। इससे ज्यादा किसी चीज की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। क्लियर हुआ? ठीक है। आपने कहा जी मीडियम, हमने बीच में मीडियम रख दिया, कोई भी हवा रख दी बीच के अंदर में, ठीक है, पानी रख दिया बीच के अंदर में, इसका मतलब वहां पे भी ईएमआर ट्रेवल तो करेगा लेकिन उसका स्पीड अब 3 × 10⁸ नहीं होगा, उससे कम होगा। क्लियर? मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन चलता है, सर ईएमआर, हमको कोई एग्जांपल तो समझाओ, ईएमआर का मतलब क्या होता है? क्या है ईएमआर एक्चुअल में? तो देखो ईएमआर का मतलब देखो, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप लोग जो मोबाइल में डेटा यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, उसके लिए कोई ऐसे वायर लगाते हो कि इंटरनेट चलाने के लिए मोबाइल में? नहीं, मोबाइल में तो ऐसा कुछ नहीं लगाते आप लोग। लेकिन उसमें कुछ आपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया होता है, तो कंपनी आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अब ये कंपनी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? तो देखो, इस समय पर किसी सैटेलाइट से आपको रेडिएशंस मिल रहे होंगे और उसे आप लोग इंटरनेट के फॉर्म में यूज कर रहे हो, ऐसा ही तो कुछ है, यस और नो? ठीक है। किसी दूर दराज पे गांव में कोई मैसेज पहुंचाना हो तो वहां तो टीवी नहीं होता, वहां कोई टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डीटीएच ऐसा कुछ नहीं होता वहां। तो लेह लद्दाख की बात कर लो, तो देखो अगर वहां पे आपको मैसेज पहुंचाना है तो देयर इज ओनली वन मीडियम, रेडियो। रेडियो में कोई वायर होता है क्या? कोई वायर नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर सप्लाई जो देनी है वो तो देनी पड़ेगी, बाकी रेडियो को उसमें कौन बोल रहा है? उस छोटे से डब्बे में बैठ के अगर कोई मैसेज सुना रहा है तो डब्बे के अंदर तो कोई नहीं बैठा ना,
मतलब कहीं से कोई वेव्स आ रही हैं जो वहां पर अपन सुन पा रहे हैं उन वेव्स को, ऐसी मशीन बनाई है जिससे वेव्स को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। यस, इसी को तो रेडियो बोलते हैं। अच्छा चलो एक और बात, हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो एक्सरे वाला एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, राइट? ठीक है, कभी कभी हम सुनते हैं कि आसमान से बिजली गिरी और फलाना जगह पे आग लग गई, 10 20 50 लोग मर गए, ऐसा पढ़ते हैं अपन लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक तरह से रेडिएशन से। बिजली गिरने का मतलब हो गया कि वो तो देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सेकंड से भी कम हिस्से में आपके पास आ जाती है। मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तभी तो तुम देखो एक्सरे करने वाला, रेडियो वाला, जैसे आपने बोला कि मेरे को 8 बजे कोई चैनल आएगा, तो पूरी दुनिया में पूरी जगह पर वो 8 बजे ही आएगा। आदमी तो एक जगह बैठा होगा ना, वो पूरी दुनिया में एक साथ सब दिशा में कैसे ट्रेवल कर सकता है, सारे डायरेक्शंस में कैसे जा सकता है? तो केवल और केवल सारे डायरेक्शंस में सेम स्पीड से केवल और केवल कौन जा सकते हैं? रेडिएशंस जा सकते हैं। तो रेडिएशंस क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट? अब देखो EMR मे बी ऑफ मेनी टाइप्स। EMRs जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब किस बेसिस पे हम उनको टाइप बना रहे हैं? कोई तो बेसिस होगा ना। डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो नई टर्म आ गई है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं और एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? इन दोनों की बात अभी करेंगे। वो जो वेव बनाई थी ना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी, वो टेढ़ी मेढ़ी सी के अंदर में ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वहां मैं समझा दूंगा। और एक लास्ट पॉइंट और देख लो, अरेंजमेंट ऑफ various types of electromagnetic radiation in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। देखो बहुत सारे टाइप्स के आपको पता चल गए कि EMR होते हैं। इन सारे EMR को अपन को अरेंज करना है। अरेंज कैसे किया जाए? दो मेथड बताएं। पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर अपन इस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो जो पैटर्न बन के आता है उस पैटर्न को ही, उस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, है ना? अब देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं वो एक बार देख लेते हैं, और फिर ये वेवलेंथ, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है, ये सब क्या है, इनके बारे में अब फिर अपन बात करने वाले हैं। देखो अपन लोग को इसके सारे डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अपन लोग को सिंपल सी बात करनी है। यहां पर ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, नाम बता देता हूं। इसको बोलते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। इसका नाम होता है मैग्नेटिक वेव्स। इसका नाम होता है इंफ्रारेड। इसका नाम होता है विजिबल, दृश्य प्रकाश तरंगे, ठीक है? इसका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। तो यूवी तो नाम सुना ही है, सूर्य से जो अपन को मिलती है वो यूवी रेज होती है, ठीक है? इसका नाम क्या है? एक्स रे। इसका नाम क्या है? गामा रे। और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में ही ट्रेवल करने वाली रे कौन सी होती है? कॉस्मिक तरंगे होती हैं, जिन्हें कॉस्मो रे बोला जाता है, राइट? ठीक है, अब आप मुझे बताओ
सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सी वेव ट्रेवल कर सकती है? सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सी वेव ट्रेवल कर सकती है? तो आप और हम अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि लेह लद्दाख जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, या कन्याकुमारी की बात करें जो भी बहुत दूर है, एक रेडियो स्टेशन हमेशा चलता है, हमेशा आपको मिलेगा वो रेडियो स्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव्स क्या होती है, उनकी वेवलेंथ जो होती है, लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। भाई किसी चीज की लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा ना, इसको ऐसा याद रखो। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या बना, इधर से इधर जाओगे आप, यहां बना देते हैं एक बार। तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। एक चीज मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, अभी के लिए 2 मिनट के लिए याद रख लो, उसके बाद जब मैं अभी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो सब मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो देखो जरा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फिर यहां लिखोगे आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, मैं तो ये बताओ, ज्यादातर खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। जैसे ट्रेन को रोकना हो तो रेड कलर का फ्लैग यूज किया जाता है, आपको रेड लाइट पे रोकना हो तो रेड कलर का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली रेड कलर का सिंबल एक तरह से डेंजर सिंबल होता है, ठीक है। क्यों रेड ही क्यों? ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, ये क्यों नहीं? तो याद रखो रेड कलर जो होता है वो दूर से ही नजर आने लगता है, रेड कलर जो है वो दूर से ही नजर आने लगता है। मतलब रेड कलर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करता है क्या? तभी तो नजर आएगा, हाँ या ना। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। जो वेव ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सके उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब इतना सा याद रखो, राइट, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेव्स जो होती है वो ज्यादा दूरी तक दिखती है, तो इसलिए खतरे के निशान को तो दूरी से ही भाप लेना चाहिए ना, दूरी से ही चेक कर लेना चाहिए ना। एकदम पास जाके चेक करेंगे कि खतरा है कि नहीं है, सो दैट टाइम ह्यूमन लाइफ जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इसलिए खतरे के निशान हमेशा रेड कलर से बनाए जाते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आया। तो देखो विजिबल में भी तो बहुत सारे कलर होते हैं, इस विजिबल में भी तो बहुत सारे कलर होंगे ना, हाँ या ना। तो देखो VIBGYOR, R मतलब रेड, O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, यहां पे आ जाएगा इंडिगो और यहां पे आ जाएगा वायलेट। विबग्योर, ये नाम तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो पैटर्न है ये क्या चीज है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। याद रखना इसको क्या बोलेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। और ये भी, इसका भी ऑर्डर कैसे है? विबग्योर किस ऑर्डर में लिखा जाता है? देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है क्या? अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है क्या? हाँ जी, अभी जो ट्रिक सीखी है उससे अपन बोल सकते हैं कि हाँ वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। आई थिंक ये बात अपन को समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कई बार, बोले विजिबल रेंज की वेवलेंथ तो बता दीजिए। तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज की वेवलेंथ होती है। वैल्यू है ये इसका वेवलेंथ। लेंथ की यूनिट तो मीटर में ही आएगी ना, या सेंटीमीटर में आएगी, या मीटर से रिलेटेड यूनिट में आएगी। तो नैनोमीटर, मीटर का ही तो, मीटर मतलब डिस्टेंस का ही तो यूनिट है। तो ये चीज अपन को समझ में आ गया। तो ये जो है इतने तरीके के मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये सारे के सारे मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अपन को किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा इसको, इसको आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग सब जानते हो, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, चलो है ना। ये एक चीज गलत लिख दी मेरे को ऐसा लग रहा है।
चलो ठीक है, नाम तो ठीक लिखा है, नाम तो मैग्नेटिक वेव्स ही होता है, लेकिन अब इसको समझ लो एक बार। रेडियो वेव्स रेडियो में काम में आती है, मैग्नेटिक वेव्स जो है वो किस में काम में आती है, माइक्रोवेव जो होते हैं, अवन जो होते हैं ना, उनके अंदर में काम में आती है कि मैग्नेटिक वेव्स की वजह से खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, खाना बहुत जल्दी पक जाता है। इंफ्रारेड किसके काम में आती है, इंफ्रारेड काम में आती है मोबाइल में जो डेटा अपन यूज करते हैं, वो कौन सी रेज होती है, कौन सी वेव्स होती है, इंफ्रारेड होती है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी भी बताऊंगा, वो एक बार सुनते हैं। ये क्या है, दृश्य प्रकाश। तो लाल, पीला, नीला, गुलाबी जो अपन को कलर्स दिखते हैं वो सब इस रेंज के होते हैं। मतलब पूछे उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, उनकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, ठीक है। यूवी, यूवी जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है और हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है, इतनी इंफॉर्मेशन है। एक्सरेज मेडिकल में काम में आती है, गामा रेज न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में काम में आती है। आप लोग 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ोगे गामा डिके, अल्फा डिके, तो आप लोग को समझ में आएगा कि न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है उनमें काम में आती है। और अंतरिक्ष में जो वेव्स ट्रेवल करती है उन्हें अपन लोग बोलते हैं कॉस्मो वेव्स या कॉस्मिक तरंगे। तो कॉस्मिक तरंगे ये हो गई। अब देखो एक बात बताओ, इंफ्रारेड क्यों यूज किया गया, विजिबल कर लेते, यूवी कर लेते। डेटा अगर आप देखो, आपको कोई ना कोई तरंग तो डेटा के लिए चाहिए थी ना, इंटरनेट के लिए चाहिए थी, इंफ्रारेड क्यों यूज करी। अब कई लोगों का आंसर होगा सर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए आप लोगों ने ऐसा सोच के किया होगा। तो एक चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ये अभी सब आप लोगों के सामने क्लियर होने लगेगा एक एक करके। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये सब आपको आने लगेगा। वेवलेंथ अब आप देख रहे हो, वेवलेंथ इज अ बिग टॉपिक। वेवलेंथ अगर समझ में नहीं आया तो ये आगे की सारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। तो अब अपन अगला पार्ट वही करेंगे, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सब सीखेंगे अपन। लेकिन ये एक ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है जो आप आगे आने वाले टाइम पे आपको याद हो जाएगा। इनको अभी ऐसे अभी के लिए समझो कि किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। आप रेडियो पूरे दिन भर सुन सकते हो, आपको कभी कोई ये नहीं कहेगा कि रेडियो बंद कर दो उससे नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा हजारों बार सुना होगा, मोबाइल को ज्यादा पास नहीं रखना चाहिए, मोबाइल से जो किरणें निकलती है वो हमारे बॉडी को हार्म करती है, रात को मोबाइल ऐसा सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये सब क्या है, ये सब तरंगे जो है उन्हीं का खेल है ये सारा। तो अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इस साइड पे अब आप जा रहे हो तो बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो की होगी या फिर इंफ्रारेड की होगी। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेडियो की। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, मतलब रेडियो वेव्स में कोई एनर्जी नहीं होती है। तो रेडियो आप चाहे पूरे दिन भर अपने पास रख लो, रेडियो अपनी जेब में रख लो, आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ना के बराबर नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं ना, राइट। लेकिन इंफ्रारेड में वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, मतलब इंफ्रारेड से आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। किसकी तुलना में, रेडियो वेव्स की तुलना में। बात समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, बोले सर इंफ्रारेड से इधर चले जाते तो एनर्जी कम रहती, एनर्जी कम रहती तो आप लोगों को नेट की स्पीड नहीं मिलती, यही होता, नेट कम मिलता आप लोगों को, एनर्जी पैकेट्स कम मिलते हैं आप लोगों को। बोले सर ज्यादा पैकेट चाहिए तो विजिबल चले जाओ या यूवी चले जाओ, है ना। तो आप सोचो ऐसा हो रहा हो कभी आपके फोन में, पिंक कलर की लाइट आपके फोन में आ रही है, ऐसा तो कभी होगा, तभी तो विजिबल होगा ना, राइट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, मान लो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, कि कहीं जा रहे हो, तो हजारों लाखों लोग अगल बगल में रहते हैं, हजारों लाखों लोग आपके साथ साथ में ट्रेवल भी करते हैं। अगर हर किसी के फोन में, किसी के फोन में पिंक, किसी के फोन में ब्लू, किसी के फोन में रेड, अगर ऐसी लाइट आ रही होगी तो आपको हर समय वो ऐसी लाइनें इधर उधर तरंगे आती जाती दिखेगी ना, तो आपका रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, तो विजिबल वैसे भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, यूवी। उनकी तो बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अभी बचा क्या, यूवी। यूवी की वेवलेंथ इन सब की तुलना में कम होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ है तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अब यूवी रेज अभी अपन को किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है। सन से जो रेडिएशंस मिलते हैं, सन से जो यूवी रेज मिलती है, यूवी रेज अच्छी होती है क्या, यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज कर देती है, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो अगर तुम ऐसा इंटरनेट चलाओगे जिसमें यूवी रेज आ रही है, स्पीड तो बहुत बढ़िया मिलेगी,
लेकिन इंसानों के मरने की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी पैकेट से ज्यादा लोगों को कैंसर होगा, ज्यादा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया भाई। आपको एक ऐसा पैकेट दे दिया, एक ऐसा एनर्जी का ब्रैकेट दे दिया जहां पे नुकसान तो है लेकिन कम है। रेडियो वेव्स में नुकसान ना के बराबर है। तो इसका मतलब अब आप ये तो मत ही बोलो कि सर एक्सरे यूज कर लें तो डेटा ट्रांसफर के लिए, नेट के लिए, इंटरनेट के लिए, ये करोगे तो मर जाओगे भाई तुम। आया समझ में? तो ये चीजें, ये स्पेक्ट्रम अपन को ऐसी चीजें बताता है। ऐसे क्वेश्चन निकल के आए तो अब आप लोग आंसर कर सकते हो। ये कोई प्रवचन नहीं था, मैंने आपको जो समझाया ये क्वेश्चंस थे, ये कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए। अब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है। मुश्किल से 5 मिनट है, ज्यादा नहीं। देखो, सबसे पहले तो एक वेव बनाई जाए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वेव कहां से शुरू हुई है, उद्गम स्थल कहां है, उद्गम बिंदु कहां है इसका, ये। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, हिंदी में भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, मतलब उद्गम बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त, और इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, ये हो गई एक वेव। सबसे पहली चीज, वेवलेंथ क्या होता है ना। वेवलेंथ को सिंबल होता है उसका लैम्डा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और एक ऐसे, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब होती क्या है, लेंथ है तो लेंथ होगी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ is known as wavelength, is known as wavelength। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग बोलेंगे वेवलेंथ। या फिर एक ट्रफ से लेकर के जस्ट पास वाला ट्रफ होना चाहिए, दूसरा नहीं, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब दो क्रेस्ट के, कौन से क्रेस्ट, बिल्कुल पास पास वाले। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है ना परस्पर निकट वाले। तो दोनों पास पास वाले क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है मेरे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल मैं आपके सामने यहां बना देता हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब देखना चाहिए कि भाई ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है ना। तो देखो, एक वेव तो आपके सामने ये बनी हुई है, आप तो ये पॉइंट पकड़ लो यहां से भाई, जो भी वेव निकल रही है अपन तो उसको देखते हैं। तो देखो, वेव में क्या होता है, एक पार्ट होता है जो अपवर्ड जाता है और फिर दूसरा पार्ट होता है जो डाउनवर्ड जाता है। तो मतलब अपवर्ड का जो इफेक्ट हुआ वो डाउनवर्ड से कैंसिल आउट हो गया। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर
आप देखोगे तो ये पूरी एक वेव हो गई क्या? एक वेव में क्या होता है? एक वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, एक श्रृंग होता है, एक गर्त होता है, ठीक है। और वापस वेव जैसे मान लीजिए कि रेफरेंस लाइन से शुरू हो गई तो वापस वो कहां पे आके फिनिश होगी? रेफरेंस लाइन पे आके फिनिश होगी। तो अब आप देखो इस बिंदु से एक वेव तो ये निकल गई, ये वाली वेव यहां से तो ओरिजिन नहीं हुई ना, तो ये वाली वेव भी कहां से आई होगी? ये भी तो वेव ही है ना, हाँ या ना। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर बिंदु से कितनी वेव निकल चुकी है एक सेकंड के अंदर में? 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो देखो, अब एक दूसरी वेव ये है, जैसे ये एक वेव है वैसे ये भी हो सकती है। अब आप देखो इस पर्टिकुलर बिंदु से कितनी वेव निकली है? तो आप बोलोगे एक वेव तो यहां तक ही हो गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, दूसरी वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, तीसरी वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, चौथी वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, पांचवी वेव। तो इसका मतलब एक सेकंड में इससे कितनी वेव निकली? 5 वेव निकली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2। एक बात बताओ जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? वेवलेंथ। यही तो सीखा है अपन लोगों ने। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है कि यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है? इसको बोल देते हैं वेव 1, इसको बोल देते हैं वेव 2। वेव 1 की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। वेव 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं क्या? तो इसका मतलब आप लोगों को क्या रिलेशन समझ में आया? आप लोग को इन दोनों से रिलेशन समझ में आया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? ठीक है ना। लैम्डा और न्यू जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही तो मैंने कहा था। तो अगर इसका ऑर्डर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो वो किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया पक्का। अब 2-3 पॉइंट और है, वो फटाफट सीख लो, काम खत्म। देखो 2-3 पॉइंट क्या है। इस टॉप मोस्ट बिंदु को, मतलब यहां से आप इसको ऐसा समझो, यहां पर इसकी हाइट देखो और इस वेव में इसकी हाइट देखो। यहां पर हाइट कम है, यहां पर हाइट ज्यादा है, ठीक है। ये क्या चीज होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड हिंदी में बोल दिया आयाम। मतलब क्या है? मतलब है द हाइट ऑफ द वेव, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेव। भाई जितना वेव ऊपर जाती है उतना ही नीचे भी जाती है। तो चाहे आप इसको डेप्थ के टर्म्स में नाप लो, चाहे आप इसको हाइट के टर्म्स में नाप लो, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बस ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, इसको इतना याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और है, एक दो वो और कंप्लीट कर ले। अब देखो अगला पॉइंट है टाइम पीरियड। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस है। चौथा, तीसरा पॉइंट एम्पलीट्यूड ऐसे ही समझा दिया है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो क्या है? टाइम। तो देखो टाइम टेकन बाय वन वेव फ्रॉम वन पॉइंट इज नोन एज टाइम पीरियड। इस पर्टिकुलर बिंदु से इस वेव को निकलने में कितना टाइम लगा उसे अपन लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ये 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड में तो 2 वेव निकल गई ना, तो आधा सेकंड, हाफ सेकंड, 0.5 सेकंड इज द टाइम पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर वेव। आया समझ में? भाई यहां से 5 वेव निकल गई इस पर्टिकुलर बिंदु से, तो एक वेव का टाइम कितना हुआ? 1/5 सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है मेरे पास वेव नंबर। वेव नंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। वेव नंबर इज न्यू बार बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यू किसका सिंबल होता है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। न्यू किसका सिंबल होता है? फ्रीक्वेंसी का। ये तो न्यू होता है, इसके ऊपर अगर आप बार लगा दो ऐसा, तो इसको बोलेंगे न्यू बार, और इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का 1/,
वेव नंबर कहलाता है। एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती है कि किसी का वेवलेंथ दे देंगे, बोले पूछेंगे वेव नंबर बताओ, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, तो इसका 1 अपॉन करोगे तो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स ही तो आएगा, राइट। एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेव की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी और स्पीड बात तो एक ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब आप देखो, तो देखो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी को अपन लोग यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं c से। c क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वेव्स है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो अधिकतम स्पीड क्या हो सकती है, प्रकाश की गति हो सकती है, स्पीड ऑफ द लाइट हो सकती है, इसलिए c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज इक्वल्स टू, या फिर आप देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये कैसा फॉर्मूला है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने लैम्डा, डिस्टेंस मान लिया अपन लोगों ने लैम्डा, यहां से यहां तक मानो उसको अपन लोगों ने लैम्डा मान लिया, डिवाइडेड बाय इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा, तो एक वेव को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, टी लिख दिया हम लोगों ने। और ये क्या है, 1 अपॉन टी है, ये क्या चीज है, 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी को क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे, ठीक है। 1 अपॉन टी को क्या बोलेंगे, लैम्डा इंटू न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हो जाएगा c, तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, और आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। आज लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, बट बच्चों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर में, अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो। वेट कर करके, रोक के आप लोग इस वीडियो को पढ़िए और डेफिनेटली आपको इसमें मजा आने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।